Good morning. After completing of second chapter of EEC subject, we are going to have a view on the third chapter of EEC subject. The name of this topic is unit number 3. This topic name has Polyphase AC circuit. मतलब हमने यूनिट नंबर 2 में एसी फंडामेंटल्स ये चैप्टर देखा था। उसमें हमने सिंगल फेज एसी सर्किट के बारे में पढ़ा था। हम यूनिट नंबर 3 में क्या करने वाले, तो पॉलीफेज एसी सर्किट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पॉलीफेज मतलब क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज द थ्री फेज एसी सर्किट। ओके, पॉलीफेज मींस क्या होता है? थ्री फेज एसी सर्किट होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। इंडस्ट्रीज में या फिर खेत में हम जो मोटर यूज करते हैं वो कौन सा होता है? थ्री फेज एसी सप्लाई पर वर्क होने वाला थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है। तो फिर उसको जो हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं वो कौन सा होता है? वो थ्री फेज होता है। मतलब एक पॉलीफेज एसी होता है, एसी सप्लाई होता है। लेकिन हम हमारे घर में जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है? सिंगल फेज एसी सप्लाई होता है, जो हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए, हम यूनिट नंबर 3 पॉलीफेज एसी सर्किट स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ाई करने के लिए। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पॉलीफेज एसी सर्किट इज दैट state the four advantages of polyphase circuit over single phase circuit. In this chapter we are going to have a view the points of this chapter as a questions. हम इस यहाँ पर इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन वाइज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट पॉइंट क्या है? हमें बताना है कि फोर एडवांटेजेस, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट एज पर योर एग्जाम व्यू। आपको एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से भी फोर एडवांटेजेस हमें पॉलीफेज के बताइए जो सिंगल फेज सर्किट से अच्छे हो। वो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया तो देन द पॉइंट इज दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पॉलीफेज सर्किट्स और सिंगल फेज एसी सर्किट। मतलब सिंगल फेज एसी सर्किट के जगह पॉलीफेज एसी सर्किट जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें किस तरह से एडवांटेजेबल होगा, ये हमें यहाँ पर बताया गया है। Therefore, we are going to have a view on the advantages of three-phase supply over a single-phase supply. The first advantage deals with the constant power output. That is, whenever the power delivered by a three-phase supply is constant and that of single-phase supply is oscillating. मतलब जब हम ट्रांसमिटिंग सिस्टम में या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग करते वक्त अगर हम थ्री फेज सप्लाई इस्तेमाल करेंगे तो पावर जो डिलीवर होगा, पावर जो फेड होगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा थ्री फेज एसी सप्लाई में। लेकिन अगर हम इंस्टेड ऑफ थ्री फेज सप्लाई सिंगल फेज एसी सप्लाई से पावर फेड करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब हमें जो सप्लाई मिलेगा वो किस तरह का रहेगा? ऑसिलेटिंग रहेगा। मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सिंगल फेज सप्लाई वी कैन यूज द थ्री फेज सप्लाई बिकॉज it is constant, but single phase supply while feeding the power it is oscillating. Therefore we have to use always we have to use the three phase supply for the purpose of transmitting or distribution purpose. Okay, then second point deals with higher power. पावर किसका हायर रहता है ये हमें यहाँ पर बताया गया है। हायर पावर फॉर द सेम कॉपर साइज आउटपुट ऑफ थ्री फेज सप्लाई इज ऑलवेज हायर देन द सिंगल फेज सप्लाई। मतलब सपोज क्या किया है, एक सिंगल फेज सप्लाई का लाइन लिया है, एक थ्री फेज सप्लाई की लाइन ली है, तो फिर उस लाइन में जो कंडक्टर है, मतलब जो करंट कैरी कर रहे हैं, वो दोनों का भी, थ्री फेज सप्लाई का भी और सिंगल फेज सप्लाई का भी जो मटेरियल है वो हमने कौन से लिया है? कॉपर का लिया है। तो फिर एट दैट कंडीशन थ्री फेज सप्लाई के आउटपुट पर जो हमें पावर मिलेगा उस सिंगल फेज सप्लाई के आउटपुट से ज्यादा मिलेगा। मतलब थ्री फेज सप्लाई जब हम यूज करेंगे then at the end of output we can have a higher power output, okay, as compared to the single phase supply. Then third advantage is that smaller conductor cross section for given power क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द सिंगल फेज। मतलब यही एग्जांपल आप ले सकते हैं, सिंगल फेज सप्लाई की एक वायर है, थ्री फेज सप्लाई की एक सिस्टम है, तो फिर यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पर कंडक्टर का, ओके, प्रत्येक कंडक्टरचं जे क्रॉस सेक्शनल एरिया असणार आहे ते कशाचं कमी असणार आहे? तर थ्री फेज सप्लाय मध्ये जे आपण यूज करणार आहे त्याचं क्रॉस सेक्शनल एरिया कमी असणार आहे आणि सिंगल फेज सप्लाय मध्ये जे आपण यूज करणार आहे वायर्स त्याचं क्रॉस सेक्शनल एरिया कसं जास्त असणार आहे।
पण त्यावेळी आपला हाई आउटपुट काय असणार आहे, सेम असणार आहे. थ्री फेज सप्लायचा पण सेम आउटपुट असणार आहे, सिंगल फेज सप्लायचा पण सेम आउटपुट असणार आहे. बट द कॉपर which is going to be required as a conductor for three phase supply is going to be reduced there, and the copper which is going to be used as a conductor in single phase supply, that is going to be increased there. This is the this is the very important advantage of using three phase supply over a single phase supply. Then fourth one is the magnetic field. Three-phase supply has a rotating magnetic field and single-phase supply has a pulsating magnetic field. मतलब थ्री फेज सप्लाई से जो हम सप्लाई फेड करेंगे वो क्या रहेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. लेकिन सिंगल फेज एसी सप्लाई से जो हम सप्लाई सेंड करेंगे, पावर जो हम सेंड करेंगे वो कैसा रहेगा, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा. Therefore, this is also a very good advantage of using three phase supply for the purpose to feed the power supply instead of single phase supply. Then fifth advantage deals with the power handling capacity. मतलब पावर जो हम हैंडल करेंगे वो थ्री फेज में क्या करेंगे, ज्यादा अच्छा करेंगे और सिंगल फेज में थोड़ा सा कम रहेगा. उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे. पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, power handling capacity of three phase supply is three times more than the single phase supply. मतलब पावर हैंडलिंग जो कैपेसिटी रहेगी थ्री फेज सप्लाई की वो सिंगल फेज एसी सप्लाई के थ्री टाइम्स अच्छी रहेगी. ऐसे हमें फिफ्थ पॉइंट का एडवांटेज कह रहा है. Sixth is the balanced three-phase systems are most efficient ones for transmission and distribution. मतलब हम जब थ्री फेज सप्लाई इस्तेमाल करेंगे सिस्टम से, हम पावर ट्रांसमिट करेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब हमारा जो पावर उस लाइन से फ्लो होगा वो कैसा रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा. लेकिन हम जब फेज इस्तेमाल करते हैं, फेज और न्यूट्रल के दो वायर जब इस्तेमाल करते हैं, तब हमारा जो लोड होता है ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूशन का वो कभी भी बैलेंस नहीं रहता. हम थ्री फेज सिस्टम जब इस्तेमाल करेंगे तभी हमारा जो ट्रांसमिटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का लोड रहेगा वो कैसे रहेगा, बैलेंस रहेगा. Then for seven, for equal power to be transmitted, three-phase system requires less copper. It is already I told you in this point. Okay, suppose the single-phase supply is designed there, three-phase supply is also designed there. At that condition, जर समजा आपण पॉवर सेंड केलं आणि ऍट द आउटपुटला आपल्याला दोन्हीची पण पॉवर सेम असले, तर त्यावेळी थ्री फेज सप्लाय जी आपण सिस्टीम यूज केलेलं असते त्यामध्ये जो कॉपर लागणार आहे, म्हणजे कंडक्टर आपल्याला लागणार आहे, त्याचं क्रॉस सेक्शनल एरिया काय असणार आहे, कमी असणार आहे इन्स्टेड ऑफ सिंगल फेज सप्लाय. म्हणजे सिंगल फेज सप्लायला कॉपर एरिया इन्क्रीज होणार आहे, तर थ्री फेज सप्लाय मध्ये कॉपर एरिया डिक्रीज होणार आहे. त्याचा आणखीन एक ऍडव्हान्टेज काय आहे, ज्यावेळी कॉपर एरिया डिक्रीज होत असते, व्हेन द कॉपर एरिया इज गोइंग टू बी डिक्रीज देअर, देन ऍट दॅट कंडिशन द इनिशियल कॉस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिड्यूस देअर. कारण की कॉपर हे जे मटेरियल आहे हे कॉस्टली असतं, त्यामुळे आपलं जे इनिशियल कॉस्ट असणार आहे, इन्स्टॉलेशनचं जे कॉस्ट असणार आहे ते सुद्धा इथं काय असणार आहे, कमी असणार आहे. Then eighth advantage of using three-phase supply over single-phase supply is that for equal power to be transmitted, three-phase transformers are less in weight, that is saves material. आपण मागच्या वेळी सुद्धा बघितलेलं, in previous lecture we discussed that the KVA, the size of the transformer depends upon the KVA rating. Okay, मग ज्यावेळी आपण थ्री फेज सप्लाय यूज करणार आहे त्यावेळी आपलं केव्हीए सुद्धा कसं असणार आहे, कमी असणार आहे, आणि त्यामुळे ट्रान्सफॉर्मरचं जे साईज आणि वेट असणार आहे ते सुद्धा काय होणार आहे, तर रिड्यूस होणार आहे, जे काय करणार आहे, मटेरियल सेव्ह करणार आहे आणि तिथून सुद्धा इनिशियल कॉस्ट आपली ऑटोमॅटिकली कमी होणार आहे. Then ninth point is the problem of heavy neutral currents due to single phase loads can be overcome only in three phase system by load balancing. मैंने अभी आपको बताया थ्री फेज सिस्टम में हमारा लोड जो होता है वो बैलेंस रहता है. ओके, लेकिन सिंगल फेज एसी सप्लाई में हमारा लोड बैलेंस नहीं रहता. इसीलिए जब हम सिंगल फेज एसी सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं तब हमारे न्यूट्रल से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता रहता है. लेकिन अगर हम थ्री फेज सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं तो तीनों का जो करंट होता है वो न्यूट्रल में आके एक दूसरे को कैंसिल करता है, इसीलिए हेवी करंट न्यूट्रल से फ्लो नहीं होता. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है थ्री फेज सिस्टम यूज करने का और सिंगल फेज सिस्टम. Then 10th, three phase induction motors are self starting, whereas single phase induction motors are not self starting machines unless provided with an extra starting winding. मतलब जब हम थ्री फेज सिस्टम यूज करते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं,
तो जो थ्री फेज सिस्टम पर वर्क होने वाले थ्री फेज इंडक्शन मोटर होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। लेकिन जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम हमारे घर में जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वाटर पंपिंग करने के लिए या फिर किचन में इस्तेमाल करते हैं वो कौन से होते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं और वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है उसी मोटर में हमें एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर द पर्पस टू गेट इट सेल्फ स्टार्ट। और सेल्फ स्टार्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वाइंडिंग भी पुट करना पड़ता है। therefore three phase supply is very advantageable as compared to the single phase supply with this point. Then 11 point, three phase motors have higher efficiency as compared to the single phase motor. Three phase motors have better power factor। मतलब जो थ्री फेज सप्लाई पर वर्क होने वाले थ्री फेज इंडक्शन मोटर होते हैं और सिंगल फेज सप्लाई पर वर्क होने वाले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं, उसकी जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें थ्री फेज सप्लाई का जो मोटर होता है वो क्या होता है, हायर एफिशिएंसी वाला होता है। मतलब उसमें लॉसेज जो प्रोड्यूस होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू द सिंगल फेज सप्लाई। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो सिंगल फेज सप्लाई पर वर्क करते हैं और उनका जो पावर फैक्टर होता है, हमने पिछले चैप्टर में देखा है पावर फैक्टर मतलब क्या होता है, इट इज द कोसाइन एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। तो फिर थ्री फेज सप्लाई में जो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है ओके वो क्या रहता है, कम रहता है एज कंपेयर टू द सिंगल फेज सप्लाई। therefore this is also a very good and important advantage of three phase supply over the single phase supply. Then 12th point is that three-phase machines are very suitable for huge power applications whereas single-phase ones are unsuitable। मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं अगर इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल का लोड जो रहता है, आपने लेथ मशीन वगैरह देखा होगा ओके, लेथ मशीन में भी सिंगल फेज सप्लाई सिंगल फेज मोटर ही यूज करते हैं। लेकिन हमारे खेत में आपने देखा होगा या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में देखा होगा बहुत बहुत बड़े रेटिंग के थ्री फेज इंडक्शन मोटर वहां पर यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो उसका ड्राइव होता है मतलब उस जिससे मोटर को घुमाना होता है रोटेट करना होता है वो भी उसका साइज कैसा रहता है, बड़ा रहता है ओके। उसी इसीलिए वहां पर जो क्योंकि मशीन्स वगैरह होते हैं, मशीन्स को रोटेट करना होता है, मिलिंग मशीन्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के मशीन्स होते हैं, उसको रोटेट करना पड़ता है। इसलिए वहां पर जो इंडक्शन मोटर यूज करते हैं वो भी क्या होता है, बड़ा होता है और थ्री फेज सप्लाई पर वर्क करता रहता है। लेकिन सपोज एट दैट कंडीशन if we are going to replace that three phase induction motor with the single phase induction motor, then single phase induction motor is not capable to run that drives। वो ड्राइव्स रन करने के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता नहीं है, कैपेबल होता नहीं है। इसलिए हमें वहां पर थ्री फेज सप्लाई ही और थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। therefore for the huge power applications जहां huge power applications होते हैं वहां पर हमें थ्री फेज सप्लाई और थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही सुटेबल होते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सुटेबल देयर। Then the 13th and the last advantage of using the three-phase AC supply over a single-phase AC supply is that the size of three-phase motor is small as compared to the single-phase motor for same rating। मानो हमने 5 HP का मतलब 5 हॉर्स पावर का एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर लिया और सेम ही रेटिंग का मतलब 5 HP का एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लिया, तो जब उसकी साइज की आप कैलकुलेशन करेंगे उसको विजुअली आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो 5 HP का मोटर है उसकी साइज लेस होगी और 5 HP का मोटर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बाय ऑफ द थ्री फेज सप्लाई और पॉलीफेज सर्किट और सिंगल फेज सर्किट। मतलब सिंगल फेज सर्किट के जगह हम पॉलीफेज सर्किट जब इस्तेमाल करेंगे तब ये सब एडवांटेज हमें मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज एंड आल्सो अ वेरी सिंपल पॉइंट इज दिस ओके। देयरफॉर ये आपको क्वेश्चन पेपर में मतलब आपके एग्जाम में ये आपको पूछ सकते हैं, इसलिए इसकी ध्यान से पढ़ाई कीजिए। Then the second point of this chapter is three-phase EMF generation and its waveform। हमने पिछले चैप्टर में सिंगल फेज EMF जनरेशन किस तरह से होता है और उसकी वेवफॉर्म किस तरह से होती है ये हमने देखा था।
इस चैप्टर में हम ईएमएफ जनरेशन मतलब ईएमएफ मानो हमने पहले ही चैप्टर में देखा था ईएमएफ मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो फिर ये वोल्टेज जो है ईएमएफ जो है वो किस तरह से थ्री फेज में जनरेट किया जाता है और थ्री फेज से जनरेट करने के बाद वहां पर वेवफॉर्म किस तरह का प्रोड्यूस हो जाता है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे, इस पॉइंट में हम वो देखेंगे। See, in a three-phase system, there are three equal voltages or EMFs on the same frequency having a phase difference of 120 degree. मतलब जब हम EMF जनरेट करेंगे, आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, रोटर है। ये आपको यहाँ का रोटर दिख रहा है। ये बाहर का जो है हमारा स्टेटर है, मतलब स्टेशनरी पार्ट, और रोटर मतलब क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट। जब हम थ्री फेज सप्लाई जनरेट करते हैं तब क्या किया जाता है, एक कंडक्टर रहता है। एक सिंगल फेज सप्लाई में हम एक ही कंडक्टर इस्तेमाल करते थे फॉर द पर्पज ऑफ ईएमएफ जनरेशन, लेकिन थ्री फेज ईएमएफ जनरेशन में हम क्या करेंगे, तीन कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे। ओके, जिससे हम क्या करेंगे, थ्री फेज सप्लाई जनरेट करेंगे। और इस तीनों कंडक्टर में क्या होगा, 120 डिग्री का पूरी तरह से 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। मतलब ये मैकेनिकल जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बनाएंगे उसमें क्या रहेगा, 120 डिग्री का अंतर रहेगा, डिग्री रहेगी, उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो 120 डिग्री का रहेगा। क्यों? क्योंकि तीन कंडक्टर हम इस्तेमाल करने जाने वाले। आपको पता है एक रोटेटिंग एंगल कितने का रहता है, 360 डिग्री का रहता है। therefore 120 into 3 it will be 360 डिग्री। therefore हम क्या करेंगे, ये जो तीनों कंडक्टर है ये सेम ही डिस्टेंस पर, सेम ही एंगल पर एक दूसरे को यहाँ पर एंगल बनाएंगे। मतलब ये जो बी कंडक्टर है, ए कंडक्टर है और सी कंडक्टर है, इन तीनों में क्या रहेगा, 120 120 और 120 डिग्री का ही अंतर रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। तभी क्या होगा, 360 का हमारा जो एंगल है वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, और जो हमारा प्रोडक्शन होगा, ईएमएफ इंडक्शन होगा, वो भी क्या रहेगा, 120 ही डिग्री रहेगा। तो फिर यहाँ पर हमें बताइए, देखिए क्या बताया गया है, इन अ थ्री फेज सिस्टम देयर आर थ्री इक्वल वोल्टेजेस और ईएमएफ्स ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री। मतलब जब हम यहाँ इसे रोटेट करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर हमें पता है एज पर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या रहेगा, तीन ईएमएफ रहेंगे, मतलब तीन वोल्टेज रहेंगे, और उसमें भी क्या रहेगा, 120 डिग्री का ही अंतर रहेगा। These voltages can be produced by three-phase AC generator having three identical windings displayed apart from each other by 120 डिग्री। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर जो वाइंडिंग्स हम इस्तेमाल करेंगे उसमें क्या होगा, 120 डिग्री का अंतर रहेगा, यही यहाँ पर बताया गया है। When these windings are kept stationary and the magnetic field is rotated as shown in figure A below, or when the winding are kept stationary and the magnetic field is rotated as shown in figure B, an EMF is induced in each winding. The magnitude of frequency of these EMFs are same but are displayed apart from one another by an angle of 120 degree। मतलब हमने पहले चैप्टर में ही देखा था, जब कंडक्टर ईएमएफ को कट करता है या फिर ईएमएफ कंडक्टर को कट करता है तो वहां पर क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और करंट फ्लो होने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो फिर एज पर फिगर ए द कंडक्टर इज गोइंग टू बी रोटेट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, एंड एज पर फिगर बी यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो हमारे कंडक्टर है उसे कांस्टेंट रखा गया है, और ये जो बीच का हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसे क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा एस इस स्पीड से वहां पर क्या किया गया है, रोटेट किया गया है। जब ये रोटेट होगा तब क्या होगा, थ्री फेज थ्री कंडक्टर की वजह से थ्री फेज सप्लाई वहां पर जनरेट होगा, और जो थ्री फेज सप्लाई जनरेट होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसका जो वोल्टेज रहेगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसका जो मैग्नेट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन ये जो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन हमने कंडक्टर का 120 डिग्री में बनाया है, इसलिए उस यहाँ पर जो वोल्टेज जनरेट होगा, वहां पर जो करंट जनरेट होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो सेम ही रहेगी, उसकी मैग्नीट्यूड जो रहेगी वो सेम ही रहेगी, लेकिन उसमें अंतर कितना होगा, 120 डिग्री का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो कंडक्टर यहाँ पर बनाया है उसमें भी 120 डिग्री का ही एंगल है, इसीलिए यहाँ पर जो जनरेशन होगा उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। ओके, थ्री फेज सप्लाई होगा,
एक को हम आर कहते हैं, एक को वाई कहते हैं, बी कहते हैं। यहाँ पर ए बी सी से डिनोट किया है, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं, आर वाई बी कहते हैं। आर मतलब रेड फेस, वाई मतलब येलो फेस, बी मतलब ब्लू फेज रहता है। तो फिर उस आर वाई बी से जो फ्लो होने वाला करंट है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके, लेकिन उसका जो अंतर रहेगा, उसमें जो अंतर रहेगा मतलब आर और वाई में 120 डिग्री का डिग्री रहेगी, वाई और बी में 120 डिग्री की डिग्री रहेगी, और आर और बी में भी 120 डिग्री की डिग्री रहेगी। यह हमें यहाँ पर बताया गया है। देखिए, कंसिडर अ थ्री थ्री आइडेंटिकल कॉइल्स A1 B1 बी सॉरी A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। यहाँ पर आप देख सकते हैं A1 उसका अपोजिट साइड A2, B1 उसका अपोजिट साइड B2 और C1 और उसका अपोजिट साइड C2 हमने यहाँ पर लिया गया है। In this figure, A1, B1 and C1 are starting terminals, whereas the A2, B2, C2 are A2, B2, C2 are the finishing terminals of the three coils। मतलब जब ये रोटेट होने के लिए स्टार्ट करेंगे तो पहला फ्लक्स को कौन कट करेगा, A1 और A2 में से A1 कट करेगा और A2 उसे क्या करेगा, फिनिश करेगा। B1 B2 में से कट पहले कौन करेगा, B1 करेगा और फिनिश B2 करेगा। C1 C2 में से पहले कौन कट करेगा, C1 कट करेगा और C2 क्या करेगा, फिनिश करेगा। The phase difference of 120 degree has to be maintained between the starting terminals A1, B1, C1। मतलब ये जो हमारा A1 से B1 रहेगा, B1 से C1 रहेगा, इसमें हमने 120 डिग्री का अंतर रखा है, ऐसे हमें यहाँ पर बताया गया है। Now let three phase coils mounted on the same axis and they are rotated by either keeping coil stationary or moving at a magnetic field or vice versa in the anti-clockwise direction at omega radians per second। थ्री ईएमएफ्स आर इंड्यूस्ड इन द थ्री कॉइल्स रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर जिस तरह से बताया गया है, या तो कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा या फिर फ्लक्स कंडक्टर को जब कट करेगा, कब, जब ये रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जब ये रोटेट होने के लिए स्टार्ट करेंगे तब ये कंडक्टर कट करेगा, तब क्या होगा, थ्री फेज एसी सप्लाई वहां पर जनरेट होगा, जो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा एक फेज है, ईएमएफ विच इज गोइंग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, E A1 A2, मतलब ईएमएफ विच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंडक्टर A1 A2, EMF which is going to be produced due to conductor B1 B2 and EMF which is going to be produced due to conductor C1 C2, वो हमें यहाँ पर बताया गया है। और आप देख सकते हैं इसमें इनमें जो अंतर है वो कितना है, 120 डिग्री का अंतर यहाँ पर हमें मिल गया है। क्यों, क्योंकि हमने जो यहाँ पर कंडक्टर प्लेस किए गए हैं वो भी क्या है, 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है। इसीलिए जो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी मैग्नेट्यूड सेम ही रहेगी। देखिए, इसकी हाइट सेम है, इसकी भी हाइट सेम है, इसकी भी हाइट सेम है। अब पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में देखिए, इसकी भी हाइट सेम है, इसकी भी हाइट सेम है और इसकी भी हाइट सेम है। मतलब इसका जो मैग्नेट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा तीनों का, लेकिन उसमें क्या होगा, 120 डिग्री का अंतर रहेगा। ये हमें यहाँ पर बताया गया है। Considering the figure C, the analysis about their magnitudes and direction are given as follows। देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है फेजर डायग्राम, वही यही फेजर डायग्राम यहाँ भी किया गया है। लेकिन अभी मैंने आपको जिस तरह से बताया कि A1 A2 से जो करंट या फिर करंट वहां पर प्रोड्यूस होगा वो क्या रहेगा, थ्री फेज, मतलब क्या है, ये 1 2 और 3 A B C से जनरेट होने वाले थ्री सप्लाई से, और उसे हम, मैंने अभी आपको बताया था किससे इंडिकेट करेंगे, R Y और B से इंडिकेट करेंगे। R मतलब क्या होगा, रेड फेज, Y मतलब येलो फेज, B मतलब B फेज। ये हमने क्या दिया गया है, ये हमने क्या किया है, कलर कोड दिया गया है। हमने फेज को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एज पर आईएस रूल हमने क्या किया है, उसको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन दिए। एक को क्या कहेंगे, आर कहेंगे, एक को वाई कहेंगे, एक को बी कहेंगे। आर मतलब रेड, वाई मतलब येलो, बी मतलब ब्लू रहेगा। और ये जो वी आर है मतलब क्या होगा, रेड फेज से जनरेट होने वाला वोल्टेज है, वाई फेज से जनरेट होने वाला वोल्टेज है और बी फेज से जनरेट होने वाला वोल्टेज है। और आप देख सकते हैं इस तीनों की मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, उसमें 120 डिग्री का एंगल मिला है आपको। ये देखिए, यहाँ से ये 120 डिग्री वाई शुरू हुआ है आर से,
तो फिर ये जो वाई बी है मतलब वोल्टेज अक्रॉस विच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस ड्यू टू बी फेज, उसमें क्या है, यहां से वी आर से वी बी तक का अंतर कितना है, 240 है। मतलब इसमें 120, इसमें 120 और इसमें 120 डिग्री का अंतर है। मैंने आपको अभी बताया था ये अंतर क्यों है 120 डिग्री का ही, क्योंकि हमने जो यहाँ पर कंडक्टर प्लेस किए गए हैं, तीन कंडक्टर, कौन सा, ए, बी और सी, ये जो कंडक्टर है वो क्या है, 120 डिग्री ही अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है। इसीलिए यहाँ पर जो हमें एंगल मिला है वो भी 120 डिग्री का ही है। सपोज आप यहाँ पर 150 डिग्री का एंगल रखते तो फिर यहाँ पर जो फेज एंगल मिलेगा वो भी 150 डिग्री का ही मिलेगा। लेकिन हम 150 डिग्री का एंगल रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर तीन कंडक्टर इस्तेमाल किए हैं और तीनों को सेम डिस्टेंस में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 120 ही, 120 डिग्री में ही आपको प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि 120 इंटू 3 क्या होगा, 360 डिग्री रहेगा। और आपको बताए हमारा जो एक पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर तीन कंडक्टर रखे हैं, इसलिए हमने क्या किया, 360 डिवाइडेड बाय 3 किया, हमने, हमको कितना आ गया, 120 आ गया। इसलिए हम ये जो हर कंडक्टर है, हे जे प्रत्येक कंडक्टर आहे ते आपण काय केले, 120 डिग्री मध्येच आपण प्लेस केलेलं आहे। ओके, देन सी द लास्ट पॉइंट, हम यहाँ पर फेजर डायग्राम एक देखने वाले, यहाँ पर आप देख सकते हैं फेजर डायग्राम ड्रॉ किया गया है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, मतलब ये हमारा क्या है, आर आर फेज है, ये वाई फेज है और बी फेज है। यहाँ पर सिंपल से एक को क्या लिया है, रेफरेंस एक्सिस पर एक आर को यहाँ पर ड्रॉ किया गया है और वहां से हमारा जो C1 C2 का टर्मिनल है वो 120 डिग्री है इसमें से, और मतलब R और Y में 120 डिग्री का अंतर है, Y और B में 120 डिग्री का अंतर है और R और B में भी 120 डिग्री का अंतर है। मतलब 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना आएगा, 360 डिग्री रहेगा, मतलब ये पूरी तरह से रोटेटिंग रहेगा। ओके, देन see, the EMFs of a three-phase circuit can be expressed in the form of the various equations as below। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, EMF जो यहाँ पर इंड्यूस होगा वो इक्वेशन से आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। The EMF which is going to be produced due to A1 and A2 will be EM sin omega t। मतलब EM मतलब क्या रहेगा, मैक्सिमम EMF which is going to be produced at an angle of sin omega t। ओके, ई ई बी वन बी टू क्या रहेगा, मतलब वाई फेज का क्या रहेगा, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय 3, मतलब क्या रहेगा, वहां पर 120 डिग्री का अंतर रहेगा। और ई सी वन सी टू क्या रहेगा, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240। ये 240 कहां से, इस आर से, ये हमारा वाई क्या होगा, 120 डिग्री रहेगा, मतलब वो माइनस हो गया। और ये जो है वो क्या रहेगा, 240, क्यों, इसमें अंतर 120 है, लेकिन हम किससे मेजर करेंगे, इस आर फेज से मेजर करेंगे, मतलब 120 प्लस ए 120 कितना हो गया, 240 डिग्री हो गया। मतलब जो हमारा थर्ड फेज रहेगा ई सी वन सी टू, मतलब बी फेज जो रहेगा, आर वाई और बी, बी फेज जो रहेगा उसमें आर से कितना अंतर रहेगा, 240 डिग्री का अंतर रहेगा, मतलब एक 120 प्लस ए 120। वेरी सिंपल इक्वेशन इज दिस। ओके, आप लास्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं हमारा, सॉरी, लास्ट हमें क्या बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसकी फेजर डायग्राम जो है वो यहाँ पर बताई गई है। Therefore, we are going to stop here, and the next point state the concept of phase sequence. That concept is going to be discussed in the next lecture. Thank you very much.